सोचिए, एक ऐसा बादशाह जिसे मरने के बाद भी शांति नसीब नहीं हुई। उसकी बदनसीबी इतनी थी कि उसे एक नहीं, दो नहीं, चार चार बार दफन करना पड़ा। और यही घटना आगे चलकर एक ऐसी जगह को जन्म देती है जिसे मुगलों का कब्रिस्तान कहा गया। ये वो जगह है दोस्तों जहां टाइम के साथ सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि 100 से ज्यादा मुगल शहजादे, बेगमें और परिवार के दूसरे सदस्य दफन किए गए। कई कब्रें यहाँ पर बिना नाम, बिना किसी शिलालेख के बस पत्थरों से ढकी हुई हैं। मुगल साम्राज्य के 3 सदियों के संघर्ष, युद्ध, उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ और परिवार की राजनीतिक धड़कनें, सबकी परछाइयाँ इस जगह में दफन हैं। इतिहासकार कहते हैं कि इस जगह पर चलते हुए आपको सिर्फ पत्थर नहीं, मुगल सत्ता की 300 साल की हलचल महसूस होती है। पर सवाल यह है कि ये जगह आखिर थी कौन सी? क्यों ये मुगलों का सामूहिक कब्रिस्तान बन गई और उस बादशाह की लाश को क्यों इतनी बार उठाना पड़ा? आखिर ये जगह मुगलों के लिए एक पवित्र दफन स्थल क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब और उस बादशाह का नाम आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मुगल इतिहास में आपको कई शानदार मकबरे देखने को मिलेंगे, जैसे कि ताजमहल, जो कि मुमताज महल का मकबरा है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनवाया। इत्माउद्दौला का मकबरा, जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पिता मिर्जा गियास बेग का मकबरा है। या अकबर का मकबरा, जिसका निर्माण खुद अकबर ने शुरू कराया और बाद में उनके बेटे जहांगीर ने उसे पूरा कराया, जो कि आगरा में मौजूद है। लेकिन इन सभी मकबरों से अलग एक मकबरा ऐसा है जिसने मुगलों की शान से लेकर उनके पतन तक की कहानी को देखा और उसका प्रत्यक्ष गवाह भी बना। यह मकबरा मुगलों के पतन को इतनी नजदीकी से देख रहा था कि जब आखिरी मुगल बादशाह जान बचा रहा था तो इस मकबरे की एक कब्र के पास ही वो भी छुपा हुआ था। अभी भी अगर आप अंदाजा नहीं लगा पाए तो बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं अकबर के पिता हुमायूं के मकबरे की। वो मकबरा जहां अकबर के पिता और बाबर के बेटे हुमायूं दफन हैं। वो बदनसीब हुमायूं जो शेर शाह सूरी की वजह से दिल्ली से दूर, इस देश से दूर भटकते रहे, और जब दिल्ली को इन्होंने जीता तो इस पर रूल भी नहीं कर पाए ठीक से। ये मकबरा कैसे बना, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हुमायूं की मौत हुई कैसे। तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर हुमायूं को 4 बार क्यों दफन करना पड़ा। दोस्तों, ये साल था 1556। दिल्ली में सर्दी की एक शाम थी। हुमायूं अपनी लाल पत्थर की लाइब्रेरी यानी शेर मंडल में थे। अजान की आवाज़ सुनकर सजदा करने के लिए वो झुके। उनका पैर उनके जामे में फंस गया और वो सीढ़ियों से गिर पड़े। हुमायूं 3 दिन तक कोमा में रहे और 27 जनवरी की रात को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 48 साल। बाद में शेर खान लाइब्रेरी से कुछ दूरी पर उनका मकबरा बनवाया गया। इसे हुमायूं का मकबरा कहा जाता है। लेकिन उस दौर में किसी ने नहीं सोचा था कि यह मकबरा सिर्फ हुमायूं का नहीं बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। हुमायूं के मकबरे को भले ही माना जाता हो कि ताजमहल को बनाने की जो इंस्पिरेशन है वो इस मकबरे से मिली, लेकिन यह मकबरा अपने आप में ताजमहल से कई मायनों में अलग है। जैसे कि इस मकबरे में जाने का जो रास्ता आज इस्तेमाल होता है, यानी आज अगर आप जिस रास्ते से इस मकबरे में जाएंगे, पहले ये रास्ता नहीं था इस मकबरे में जाने का। या फिर यह मकबरा बहादुर शाह जफर के छुपने का ठिकाना भी था। खैर, ये सारी बातें आपको अभी तुरंत पता चल जाएंगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं मकबरे की ओर। दिल्ली मेट्रो के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है हुमायूं का मकबरा। यह मकबरा अपने आप में इतिहास की कई कहानियों को समेटे हुए है। हुमायूं की मौत भले ही 1555 में हुई थी, लेकिन इस मकबरे की कहानियां तब तक चलती रही जब तक अंग्रेज भारत से चले नहीं गए। कई इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं बेहद बदनसीब बादशाह था। उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया हमेशा। सबसे बड़ी बात यह है कि हुमायूं का दुर्भाग्य उनकी मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। उनकी लाश भी एक जगह पर कभी टिक नहीं पाई और उसे इतिहास में 4 बार दफनाना पड़ा। करीब 14 साल तक उनकी कब्र को एक परमानेंट जगह नसीब नहीं हो पाई। दरअसल हुआ ये कि हुमायूं के मौत के बाद सत्ता संभालने की जिम्मेदारी आई उनके बेटे अकबर पर। अकबर उस समय 13 साल के थे। इस टाइम पर जब हुमायूं की मौत हुई तब अकबर पंजाब में थे और युद्ध लड़ रहे थे। पिता की मौत के टाइम पर दिल्ली की असली कमान 2 लोगों के हाथ में थी, हमीदा बानो बेगम और बैरम खान। दिल्ली में खतरे भी थे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता भी थी। ऐसे माहौल में तुरंत एक परमानेंट मकबरा बनवाना प्रायोरिटी नहीं थी।
इसीलिए सबसे पहले हुमायूं को शेरगढ़ में ही दफनाया गया। लेकिन 1556 में ही हेमू ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उस दौर में शासकों के रिमेन्स यानी उनके जो अवशेष होते हैं उनको बचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि हमला करने वाले शासक कब्रों को भी अपना निशाना बनाते थे। इतिहासकार मानते हैं कि हेमू के दिल्ली पर आक्रमण के वक्त हुमायूं की अस्थियों को निकाल लिया गया और उन्हें पंजाब के सरहिंद में दफनाया गया। फिर पानीपत जीतने के बाद अकबर ने हुमायूं की अस्थियों को दोबारा से शेरमंडल में दफनाया। जब अकबर का एम्पायर काफ़ी हद तक मजबूत हो गया तब 1565 में इस मकबरे का काम शुरू कराया गया। करीब 8 साल तक ये काम चला और 1570 के आसपास मकबरा पूरा हुआ, हुमायूं की मौत के लगभग 14 साल बाद। इस तरह 14 साल तक हुमायूं की कब्र किसी परमानेंट जगह को नहीं हासिल कर पाई। इसीलिए लोग हुमायूं को एक बदकिस्मत बादशाह भी कहते हैं। लेकिन सवाल है कि हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया? हुमायूं की 2 पत्नियां थी, एक बेगा बेगम, दूसरी हमीदा बानो बेगम, जो कि अकबर की मां भी थी। इतिहासकार एवा कोच मानती हैं कि बेगा बेगम ने इस मकबरे को बनवाया होगा। इरफान हबीब बताते हैं कि हाजी बेगम ने इस मकबरे को अपने आखिरी सालों में बनवाने का काम किया, जिसके चलते उनका सम्मान बढ़ गया। जब अकबर आगरा में अपनी राजधानी में रह रहे थे तब बेगा बेगम ने दिल्ली में रहकर यह मकबरा बनवाया। लेकिन असली कहानी यह है कि इस मकबरे को हुमायूं या अकबर ने डिज़ाइन नहीं किया था, जैसा कि पहले हुआ करता था। जैसे अकबर ने अपना मकबरा खुद बनवाना शुरू किया था और इसका डिज़ाइन जहांगीर ने बनाया था। इससे पहले के काल में भी अपने मकबरे की जगह और अपने मकबरे का डिज़ाइन मोटा मोटी तौर पर सुल्तान जो है वो बना दिया करते थे। लेकिन हुमायूं का मकबरा हुमायूं ने नहीं बनवाया और ना ही उन्होंने अपने मकबरे के लिए किसी डिज़ाइन को सोचा था। ऐसा इसलिए भी हुआ होगा शायद क्योंकि पूरी लाइफ वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी सत्ता को बचाने के लिए, और जब थोड़ी शांति आई, जब दिल्ली पर कब्जा किया, तो उसके कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के इस मकबरे को बनाने का काम दिया गया था मिराक मिर्जा गियास को, जो पर्शिया यानी आज के ईरान से आए हुए एक बेहद एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट थे। इससे पहले तक दिल्ली में इस तरह का कोई बहुत बड़ा मकबरा पहले नहीं बनाया गया था। गियास ने 4 बाग की पर्शियन परंपरा को अपने डिजाइन का बेस बनाया, यानी कि एक ऐसा बाग जिसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है और बीच में मकबरा खड़ा होता है। अकबर ने इस प्रोजेक्ट को अच्छी खासी फंडिंग दी और अपनी मां के साथ पूरा सपोर्ट भी दिया। जब ये मकबरा तैयार हुआ तो सिर्फ हुमायूं की याद में बना एक मकबरा नहीं था, बल्कि ये मुगलों की सत्ता, उनके टेस्ट और उनकी पहचान की पहली ओरिजिनल बिल्डिंग थी। बाद में यहीं से एक परंपरा शुरू हुई जो मुगल शहजादों और बेगमों की कब्रों को इस बाग में खींच लाई। पर सवाल अब भी है दोस्तों, आखिर ये जगह मुगलों का कब्रिस्तान कैसे बन गई? वैसे तो हुमायूं के इस मकबरे को खास उनके लिए बनाया गया था, लेकिन आगे चलकर ये पूरे मुगल परिवार का एक कलेक्टिव बरियल कॉम्प्लेक्स बन गया। यही वजह है कि इसे कई लोग मुगलों का कब्रिस्तान नाम देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 100 से ज़्यादा मुगल शहजादे, शहजादियाँ, मुगलों के खास अमीर और मुगल खानदान के खासम खास सदस्य दफन हैं। कुछ लिस्टेड हैं इनमें और कुछ अनलिस्टेड हैं। कुछ वो भी हैं जिनके नाम समय के साथ खो गए। अगर आप कभी यहाँ पर जाएंगे तो आपको कई बेनाम कब्रें मिल जाएंगी। इस मकबरे का पूरा कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा था कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां तीनों के दौर में इसे बहुत ही सेफ और पवित्र माना जाता था। मुगल परिवार के अंदर ये भरोसा था कि हुमायूं की कब्र के पास दफन होना उन्हें आध्यात्मिक सम्मान और एक वैलिडेशन देता है ऑफिशियली। अब क्योंकि एक तरह से हुमायूं को मुगल साम्राज्य का पुनर्स्थापक माना जाता था, इसीलिए उनका मकबरा मुगलों की सांस्कृतिक और राजनीतिक जन्मभूमि भी बन गया। अब अगर आपको बताऊं तो मकबरे में हमीदा बानो बेगम दफन है, जो कि हुमायूं की बेगम और अकबर की मां थी। इसके अलावा मकबरे को डिज़ाइन करवाने वाली, मकबरे का काम करवाने वाली हाजी बेगम, हुमायूं के भाइयों बहनों, उनके वंशजों और दर्जनों शहजादों की कब्रें यहाँ मौजूद हैं। इसमें औरंगजेब के बाद के शासक जैसे कि जहांदार शाह, फर्रुखसियर, ये लोग भी दफन हैं। माना जाता है कि औरंगजेब ने शाहजहां के बेटे और अपने भाई दारा शिकोह को भी यहाँ पर दफनाया था। हालांकि उनकी कब्र अभी तक मिल नहीं पाई है, क्योंकि औरंगजेब यही चाहता था। अब मकबरे में आपको कुछ बेहद नॉर्मल कब्रें देखने को मिल जाएंगी। ये बताती हैं कि वो किसी स्ट्रगल, निर्वासन या बीमारी के टाइम पर दफन किए गए थे और बाद में उन्हें कभी भी भव्य रूप नहीं दिया गया। दोस्तों, हुमायूं के मकबरे में इतने लोगों के दफन होने का एक कारण ये भी था कि हुमायूं के मकबरे के आसपास का जो इलाका है बहुत ही सेफ था और शाही देखभाल के अंडर आता था।
मुगल परिवार के लिए यहाँ पर दफन होना एक तरह से प्रतिष्ठा का सिंबल था। इसके अलावा टाइम टाइम पर मुगल परिवार में उत्तराधिकार के संघर्ष चलते थे, गृह युद्ध होते थे और हत्याएं भी होती थी। इस उथल पुथल के दौर में कई शहजादे और राजकुमारों की लाइफ अचानक खत्म हो गई और उन्हें इसी परिसर में दफन किया गया। इस तरह अगर आप देखो तो लगभग 1.5 सदी तक ये जगह मुगल खानदान के लिए एक पवित्र कब्रिस्तान बनी रही, जहां पर दफन होने का मतलब था कि आप अपने परिवार के बेहद करीब आ गए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताजमहल के निर्माण के बाद दफन की परंपरा आगरा की ओर शिफ्ट हो गई, पर हुमायूं का मकबरा तब तक इतनी कब्रों से भर चुका था कि यह अपने आप में एक इतिहास बन गया। आज भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड बताते हैं कि पूरी परिसर में फैली छोटी बड़ी कब्रें इस बात की गवाह हैं कि ये जगह किसी एक शख्स की नहीं हो सकती, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की कहानी यहाँ पर लिखी गई है। लेकिन हुमायूं के मकबरे की कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, और भी कई बातें हैं जो इसे खास बनाती है। हुमायूं का मकबरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मुगल आर्किटेक्चर का पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट था। इससे पहले जो भी मकबरे बनते थे वो इतने प्रॉपरली प्लान्ड नहीं थे, ना ही इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना करता था। हुमायूं के मकबरे की ओर जाते हुए अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको मेरी बात आराम से समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको शेर शाह सूरी के टाइम का एक मकबरा देखने को मिलेगा जो इतना बड़ा या ग्रैंड स्ट्रक्चर नहीं है जितना हुमायूं के मकबरे का था। यही वजह है कि आगे चलकर जब ताजमहल बना तो इसे ताजमहल का वास्तुकला पूर्वज माना गया, क्योंकि जो सिद्धांत और डिज़ाइन यहाँ पहली बार आजमाए गए हुमायूं के मकबरे में, उन्हें बाद में और भी परफेक्शन के साथ ताजमहल में इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि हुमायूं की पत्नी ने इस मकबरे के लिए ज़मीन जब सिलेक्ट की तो उन्होंने ज्योतिष, खगोल और स्पिरिचुअल साइंस का ध्यान रखा। जैसे कि आप इस स्टार को देख सकते हैं जो बना हुआ मिलेगा आपको मकबरे पर। ये साइन दिखाता है कि हुमायूं और उनकी बेगम को ज्योतिष पर बहुत यकीन था। यह उनकी ज्योतिषीय शक्ति का सिंबल था, जिसे अकबर ने बाद में मुगलों का प्रतीक भी बना दिया। अब अगर आप हुमायूं के मकबरे को घूमने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये 4 भाग शैली में बना है। ये पर्शियन आर्किटेक्चर का नमूना है। इसमें 4 भागों में बटा हुआ बगीचा होता है। बहने वाली नालियों, जलमार्गों और पाथवे के साथ जन्नत की एक सिंबॉलिक इमेजिनेशन को दिखाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ये मकबरा पहला ऐसा मकबरा है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड वाटर सिस्टम के साथ साथ परफेक्ट ज्योमेट्रिकल प्लानिंग भी की गई थी। मकबरे का मेन स्ट्रक्चर लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जिसमें जगह जगह सफ़ेद संगमरमर की इनले वर्क की गई है। इस कॉन्ट्रास्ट को ही आगे चलकर शाहजहां के टाइम पर और भी मैच्योर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बल्बस डोम यानी कि डबल डोम आपको ताजमहल में दिखता है, उसको बनाने की इंस्पिरेशन इसी मकबरे से मानी जाती है। मकबरे की ऊंचाई, इसकी सिमेट्री, इसके मेहराबों की जो एक इक्वल संख्या है, चारों दिशाओं में एक जैसी जो मुखाकृतियां हैं, ये मुगल वास्तुकला को एक नई दिशा देती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस इमारत में पहली बार मुगलों ने इतने बड़े पैमाने पर हवा, रोशनी और अंदरूनी और बाहरी स्पेस का बैलेंस बनाया। मकबरे के अंदर मौजूद सेंट्रल चैम्बर और उसके चारों ओर बने छोटे छोटे कमरे बाद में ताजमहल की इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंस्पिरेशन बने। यहाँ एक बहुत बड़ा एलिवेटेड टेरेस भी एक ऐसा एलिमेंट था जिसे आगे चलकर आगरा में कई इंपॉर्टेंट इमारतों में दोहराया गया। अगर आपको लगता है दोस्तों कि संगमरमर का इस्तेमाल ताजमहल के टाइम पर ही ज़्यादा हुआ था, तो ऐसा नहीं है। हुमायूं का मकबरा पहली ऐसी शाही बिल्डिंग थी जिसमें इतने बड़े पैमाने पर संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। इस मकबरे ने मुगल आर्किटेक्चर को महज एक आर्किटेक्चर की शैली नहीं रहने दिया, इसने साम्राज्य की पहचान और मुगलों की ताकत का सिंबल भी बनाया। ताजमहल को दुनिया आज जितनी सुंदर, बैलेंस्ड और दिव्य इमारत के रूप में देखती है, उसके बीज हुमायूं के मकबरा की प्लानिंग में ही मौजूद थे। हालांकि दोस्तों, अब मैं आता हूं उस बात पर कि जिस गेट से आज आप एंट्री करते हो हुमायूं के मकबरे में, वो उसका असली गेट नहीं है। दरअसल हुआ ये कि 1857 से पहले तक सदर्न गेट से एंट्री होती थी, लेकिन 57 के बाद जब विद्रोह खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने इस गेट को खत्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में आप वेस्टर्न गेट से एंट्री लेते हैं इस मकबरे को देखने के लिए। अब ये तो हुआ दोस्तों इस मकबरे का इंट्रोडक्शन, लेकिन हुमायूं का मकबरा केवल ईंट पत्थर से बनी एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है। ये सदियों की राजनीति, बगावत, युद्ध, आस्था, रहस्य और शाही परिवार के उतार चढ़ावों का गवाह भी रहा है। इसके हर कोने में कोई ना कोई एक ऐसा किस्सा छिपा है जिसके बारे में आमतौर पर लोगों को पता नहीं चलता। हुमायूं का मकबरा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ 1857 की क्रांति में। बहादुर शाह जफर, उनके बेटे और उनके पोते
तीनों ने अपने अंतिम शरण यहीं के बगीचों में लिया था। ये वो मौका था जब मुगल साम्राज्य का आखिरी सूरज इस कब्रिस्तान में डूब रहा था। कुछ ब्रिटिश दस्तावेज बताते हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी इसी परिसर की एक छोटी गुफानुमा जगह से हुई। ये वो टाइम था जब हुमायूं का मकबरा न सिर्फ मुगलों के मरे हुए लोगों का घर था, बल्कि उनके आखिरी जिंदा वारिसों का भी आश्रय बन गया था। बहादुर शाह जफर, भारत के आखिरी अंतिम मुगल सम्राट, जब लाल किले से निकलकर अपने आखिरी दिनों में छिपने की जगह खोज रहे थे तो उन्होंने इसी परिसर को चुना था। उनके बेटे और पोते भी यहीं आए, एक ऐसी जगह जहां उनके पूर्वज सदियों से सो रहे थे। पर यह शरणगाह ज़्यादा समय तक सेफ नहीं रहा। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उन्हें यहीं से गिरफ्तार किया, एक ऐसी गिरफ्तारी जिसने मुगल साम्राज्य के लास्ट चैप्टर पर आखिरी मोहर लगाई। इस तरह दोस्तों 20 सितंबर 1857 के दिन जब बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हुए, तब हुमायूं के बागों में मुगलों के 300 साल पुराने इतिहास की आखिरी सांसें गूंज रही थी। खैर, मुगलों का जब पतन हुआ तब इस मकबरे को इग्नोर कर दिया गया। इसकी रखवाली और इसका सम्मान करने वाले मुगलों की जगह अब देश से सिर्फ मुनाफा कमाने की सोचने वाले ब्रिटिश यहाँ के मालिक थे। नतीजा ये हुआ कि यहाँ के बाग सूखते गए, नहरें भर गईं और पूरा कॉम्प्लेक्स खंडहर में तब्दील हो गया। 19वीं सदी तक के आखिर तक हालात इतनी खराब हो गए थे कि इसे शाही खंडहरों का जंगल कहा जाने लगा। लेकिन फिर भी ये जगह जितनी बार टूटी उतनी बार उठ खड़ी भी हुई। ब्रिटिश काल के आखिरी सालों में इसे सीमित रूप से ठीक किया गया। फिर आज़ादी के बाद ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बिल्डिंग को सीरियसली संभालना शुरू किया। 1997 के बाद आगा खान ट्रस्ट और ASI ने मिलकर इसके बाग, इसके पानी की नहरें, पत्थर की कारीगरी और नींव के स्ट्रक्चर को दोबारा जिंदा किया। इस बहाली ने न सिर्फ इसे शानदार बनाया, बल्कि ये भी दिखाया कि इतिहास को बचाने की कोशिशें आज भी जारी हैं। इस तरह दोस्तों हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक स्मारक नहीं रहा, ये संघर्षों का गवाह बना, आखिरी मुगल शहंशाह का आश्रय बना, उत्तराधिकार युद्धों का मौन दस्तावेज और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इतिहास की परतों को संजोने वाली धरोहर भी बना रहा। तो दोस्तों ये था इतिहास मुगल सम्राट हुमायूं के मकबरे का। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।